हो, तो ये मैं जस्ट वो एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। सबको नजर आ रही है ये वाली एग्जांपल जो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ स्टूडेंट की? जी नजर आ रहा है? यस सर। सर आ रही। चले ठीक है। तो हमने ना कीवर्ड क्लास यूज किया था, उसके बाद फिर हमने नाम दे दिया था क्लास का, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है स्टूडेंट, और उसके अंदर हमने स्टूडेंट के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं वो हमने लिखे, और उसके बाद फिर हम स्टूडेंट का जो डिफरेंट फंक्शंस हैं स्टूडेंट क्लास के रिलेटेड जो इन वेरिएबल्स के ऊपर एक्ट होंगे, वो इन वेरिएबल पे डाटा पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं इन वेरिएबल के अंदर, उनको हमने लिखा था। ठीक है, ये बात आ रही होगी होप्स हो के आपको। तो हमने कहा कि जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है वो हम क्लासेस के साथ हम नई डाटा टाइप बना सकते हैं, और वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के जो मेन कॉन्सेप्ट हैं, जो आइडियाज हैं डिजाइनिंग के पर्सपेक्टिव में क्लास लिखने से वो हमें अचीव होते हैं। जिसमें एक आइडिया था इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन का आइडिया ये था कि जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं वो एट्रीब्यूट्स यानी कि डाटा और अपने फंक्शंस के साथ हमें नजर आता है, तो क्लास इज अ वे कि हम रियल वर्ल्ड के अंदर जैसे चीजें नजर आती हैं हम क्लास के थ्रू अपने प्रोग्राम के अंदर भी वैसे ही चीजें बना सकते हैं। यानी कि जिस तरह से रियल वर्ल्ड के अंदर कोई एंटिटी या ऑब्जेक्ट नजर आता है, जैसे स्टूडेंट है, हमारे प्रोग्राम के अंदर भी स्टूडेंट ऐसा जैसे ही नजर आए, तो क्लास का आइडिया हमें हेल्प आउट करता है इस हवाले से। तो वो आइडिया है इनकैप्सुलेशन का कि आप डाटा को और फंक्शन को इकट्ठा कर सकते हैं, एक जगह रख सकते हैं। तो क्लास इज अ वे कि हम दोनों चीजों को इन जो है वो एक कैप्सूल के अंदर डाल के इकट्ठा कर दें। इसका मतलब ये है कि ऐसे ही समझें कि ये जो ऊपर वेरिएबल हम लिखे हैं दीज आर द ग्लोबल वेरिएबल्स, लेकिन किन फंक्शन के लिए? जो इस क्लास के अंदर हम लिखेंगे सिर्फ उनके लिए। इसके अलावा इस क्लास के बाहर किसी फंक्शन को या किसी भी और क्लास को ये वाले वेरिएबल्स नजर नहीं आएंगे। इनकी विजिबिलिटी सिर्फ इस क्लास के अंदर है। और विजिबिलिटी अगर इस तरह से हम रख लें तो वो जो फायदे लास्ट क्लास के अंदर हम बात करते हैं कि मेंटेनेंस के जो डिफरेंट प्रॉब्लम हमें प्रोसीजर पैराडाइम के अंदर नजर आ रहे थे वो हमें यहाँ पे वो नहीं नजर आएंगे। कहने का मतलब ये था कि ये वेरिएबल सिर्फ यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल कल को अगर आपको कोई चेंज करनी है, यानी कि मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी आपको करना है, कोड को डिबग करना है, कोड को एक्सटेंड करना है, और आपको पता है कि ये डाटा जो है स्टूडेंट क्लास का है, तो आप जस्ट एक मॉड्यूल के अंदर आएंगे और यही चीजों को चेंज करेंगे। और आपको बाकी सारा फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा जो है आपने प्रोग्राम लिखा है, कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है, कोई स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जहाँ टीचर का भी डाटा है, स्टाफ का भी डाटा है, स्टूडेंट का भी डाटा है, तो यहाँ सिर्फ आपने स्टूडेंट की क्लास को ही डील करना है। फॉर एग्जांपल उसके अंदर कुछ चीजें जो है अपडेट करनी है, उनको डिबग करना है, एक्सटेंड करना है, तो आपने जस्ट इस वाले क्लास वाले मॉड्यूल के अंदर आके उन चीजों को आपने मॉडिफाई करना है। तो ये हमने लास्टली जो है क्लास बना के ये सारी चीजें हमने बात की थी। तो ये एक बात की थी हमने इनकैप्सुलेशन का आइडिया हमें क्लासेस के थ्रू इंप्लीमेंट होता होगा। इसी तरह से अगर हमने बात कर ली थी अगर क्लास ये बाय डिफॉल्ट मतलब क्लास के अंदर कुछ भी आप लिखेंगे ना, मतलब चाहे ये क्लास के अंदर बेसिकली दो चीजें हम लिख रहे हैं ना, डाटा लिख रहे हैं यानी कि स्टूडेंट का डाटा, या इसे डाटा मेंबर्स भी कहते हैं, वो लिखते हैं, और इसके बाद फंक्शंस हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं सारा कुछ ऐसे ही लिख दूं जैसे मैंने यहाँ 3 एट्रीब्यूट्स आपको दिखाए हैं, और उसके बाद ये पब्लिक एक्सेस पर लिखा है मैंने, ये अगर मैं ये नहीं लाइन लिखता, ये वाली लाइन मैं नहीं लिखता, तो देन हर चीज ही इस स्टूडेंट के अंदर आउटसाइड द वर्ल्ड जो है कोई भी बंदा इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, जबकि रियल वर्ल्ड के अंदर तो ऐसा नहीं होगा। तो और दूसरा ये फिर जो क्लास हम बना रहे हैं और इससे जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो फिर रियल वर्ल्ड के अंदर किसी और के लिए जो है ना उसकी यूजफुलनेस जो है ना वो ना होने के बराबर है कि हम इसके किसी फंक्शन को कॉल ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है, एक्ट ही नहीं कर सकेंगे, तो इस फंक्शन की या इस क्लास की फिर फादियत जो है वो ना होने के बराबर हो जाएगी। तो उसका सोल्यूशन फिर क्या हमने कहा था कि जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर भी होता है कि हर बंदा अपने कुछ ना कुछ इंटरफेस बता रहा होता है कि आपने मुझसे इंटरेक्ट होना है तो ये वाले सवाल मुझसे करें, ठीक है। तो हमारी इस क्लास के अंदर भी हम डिफरेंट फंक्शन जो है वो एज अ इंटरफेस बनाएंगे इस क्लास का या इस क्लास से बनने वाले ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो उसके लिए क्या हमने यूज किया था, एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया था जिसका नाम था पब्लिक। लास्ट क्लास के अंदर मैं ये भी बता रहा था आपको कि आप एक्सप्लिसिटली यहाँ पे आपको अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि जैसे आपने यहाँ पे पब्लिक लिखा है, ऊपर डाटा मेंबर के साथ एक्सप्लिसिटली लिखे प्राइवेट और कॉलन डाल के लिखे तो पता चल जाएगा
प्रोग्रामर को भी, आपको भी, और बाद में किसी को दिखाना भी होगा आपने प्रोग्राम, तो उसको भी पता चल जाएगा हाँ ये डाटा मेंबर्स जो हैं ये प्राइवेट हैं, ठीक है। और इसी तरह से यानी कि ये अब्स्ट्रक्शन का आइडिया की हमने बात की थी कि अब्स्ट्रक्शन का आइडिया को हमने दो तरह से डिस्कस किया था कि डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव में कि आप एक स्टूडेंट की क्लास बनाने लगे हैं तो किन किन डाटा मेंबर्स को और किन किन फंक्शन को आप अपनी क्लास के अंदर लेके आना है। तो हमने कहा था रेलेवेंट फीचर जो है ना वो अपनी क्लास की, यानी कि जिस तरह की आप एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके परस्पेक्टिव में जो डाटा मेंबर्स हैं या डाटा फंक्शंस मेंबर फंक्शंस हैं उनको अपनी क्लास का हिस्सा बनाएं। इररेलेवेंट जो डिटेल्स हैं उनको कंसिडर ना करें। ये थी डिजाइन के पर्सपेक्टिव में एब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन। और इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में एब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन क्या है कि आप जी डाटा हाइड कर, अपने इम्प्लीमेंटेशन को हाइड करें। यहाँ इम्प्लीमेंटेशन की दो बातें हैं, एक ये जो हमारे डाटा मेंबर्स हैं, ठीक है, ये भी इम्प्लीमेंटेशन के जुमरे में आते हैं, और इसी तरह से इन फंक्शन की जो बॉडी है, जो डेफिनेशन के अंदर आपने चीजें लिखी हुई हैं, ये भी इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव में आती है। तो आउटसाइड द वर्ड किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वाली कम्प्लेक्सिटी अपनी क्लासेस की। आउटसाइड द वर्ड सिर्फ आप अपनी क्लास का इंटरफेस आप दिखाएंगे, ठीक है। तो वो आप कैसे दिखा पाएंगे? बाय यूजिंग द आइडिया ऑफ पब्लिक कीवर्ड, ठीक है, पब्लिक एक्सेस पर कि पब्लिक लिखें आप और कॉलर डालें। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इस क्लास के ये जो पब्लिक डाटा होगा वो डाटा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं, लेकिन हम जो डाटा होता है हमारी क्लास का उसको तो हम पब्लिकली शो नहीं कर रहे होते, जस्ट हम अपने जो फंक्शंस हैं उनको पब्लिक जो एक्सेस स्पेसिफायर है उसके बाद लिख रहे होते हैं, ताकि आउटसाइड द वर्ड इनको एज अ इंटरफेस इस्तेमाल करके हुए हमारी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये हमने लास्टली कुछ फंक्शंस लिख लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो फंक्शंस मैंने लिखे हैं जिन्हें एक के थ्रू मैं डाटा राइट कर रहा हूँ और एक के थ्रू मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो देखें क्योंकि ये इस क्लास का फंक्शन है, तो जब भी कोई भी अपडेट की लास्ट क्लास के अंदर भी हम बात करें, वो जब भी कोई डाटा अपनी वेरिएबल्स के अंदर रखेगा, अपनी मेमोरी के अंदर रखेगा, तो हमेशा वैलिड डाटा रखेगा। तो वैलिडिटी को हमेशा एक ऑब्जेक्ट मेक श्योर करेगा, उसके फंक्शन मेक श्योर करेगा। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा कि सेट रोल नंबर वाला फंक्शन हमने लिखा है, उसको हम जब रोल नंबर पास करेंगे तो वो पहले मेक श्योर करेगा कि ये जो रोल नंबर पास किया है, सॉरी यहाँ पे मेरा ख्याल है ए लिखना चाहिए था, या ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे आर लिखना चाहिए था, ए लिख दिया गया है, ये गलती से लिखा गया है। तो या आर यानी कि कंडीशन चेक कर रहा है कि पहले ये वैलिड डाटा है कि नहीं। तो वैलिडिटी चेक करने के बाद फिर हम जो है वो इसके अंदर रोल नंबर का डाटा जो है वो सेव करवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं, और एल्स पार्ट रोल नंबर की वैल्यू हम 0 रखते हैं। यहाँ आप कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। और इसी तरह से ये है सेटर फंक्शन, और इसी तरह से गेटर जो कि आपको डाटा पढ़ के देगा, ठीक है। तो इसको हमने लास्ट क्लास के अंदर ऐसे करके, इसी तरह से आपको डिस्प्ले का फंक्शन लिखना चाहें तो वो आप ऐसे करके लिखें। और इसी तरह से ये क्लास हमने बनाई है, ये बेसिकली हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाई है, टाइप बनाई है। इसको समझे जस्ट लाइक ना आपने एक टेम्पलेट बनाया है, ठीक है। यानी कि जब ये क्लास बना रहे हैं तो इसका मेमोरी के अंदर फिजिकली कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई डाटा नहीं क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई स्पेस नहीं अवेलेबल होगी आपके जो यहाँ पे डाटा मेंबर्स आपने बनाए हैं। इसे जस्ट समझे ये एक आपने मोहर बनाई है, ठीक है, एक स्टैंप बनाई है। और इसके बाद अब इस टेम्पलेट को जब आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब इस टेम्पलेट को, इस मोहर को इस्तेमाल करके जब आप इसके इंस्टेंस क्रिएट करेंगे ना, जैसे ठप्पा लगाने वाली बात होती है, जब मोहर का एक ठप्पा लगाते हैं, दूसरा ठप्पा लगाते हैं, जैसे मैं एक ठप्पा लगाता हूं किसी जगह पे किसी कागज के ऊपर, तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उस मोहर का। फिर दोबारा से मैं ठप्पा लगाता हूं तो उसका दूसरा इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है। बिल्कुल क्लासेस का आइडिया भी ऐसा ही है, जस्ट लाइक एक मोहर है। जैसे ये मेरी स्टूडेंट की मोहर है, तो इसके साथ मैंने ये S1 लिखा, तो ऐसे समझे मैंने एक ठप्पा लगा दिया। तो ऐसा करने से इसका एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया जिसका नाम S1 है, ठीक है। इसी तरह से मैं अगर इसका स्टूडेंट कामा डाल के, जैसे वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं ना, मैं कामा डाल के लिखूं S2, ऐसा करने से क्या होगा, दूसरा मेरा वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ऐसा करने से हमने बेसिकली यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर दिए। तो ये बेसिकली ये जो वेरिएबल है, इसे जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन क्लासेस के साथ जोड़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन पैराडाइम के अंदर, तो इसको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं, लेटिन कर रहे हैं उनको क्लास में। अच्छा, स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, जस्ट मिनट में
अच्छा जी, तो ये बात हमने लास्टली कर रहे थे। और इसी तरह से देखें जो इम्पोर्टेंट जो हमें जो फायदा यहाँ पे नजर आ रहा है, जो फायदा हमें यहाँ पे नजर आया, देखें अब हम कोई भी आउटसाइड द वर्ड, ये फंक्शन मेन फंक्शन जिसका हमारी क्लास स्टूडेंट के साथ कोई लेना देना नहीं है, अब ये वाला फंक्शन हमारे क्लास स्टूडेंट के किसी वेरिएबल को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, उसके डाटा मेंबर को डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर। तो दिस इज एरर। जबकि हम पहले जब फंक्शन ओरिएंटेड पैराडाइम के साथ इसी वाले प्रोग्राम को लिखा था तो वहां ऐसा कुछ भी था, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ठीक है, तो ऐसा करने से हम अपने प्रोग्राम की जो जो उसकी मेंटेनेंस के जो इश्यूज थे उनको हमने रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हमने लास्टली कुछ बातें की। और इसी तरह से अब मैं एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस करने का क्या तरीकाकार है, आप लिखेंगे आप पहले क्या लिखेंगे, जी उसको लिखने का तरीकाकार आप लिखेंगे S1, यार ये अच्छा जी, अब मैंने ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, तो ऐसा करने से समझे मेमोरी के अंदर, यार ये ना बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है आपके, इसके बाद मैं किसी को अलो नहीं करूंगा, मैं बस लेक्चर पे फोकस करना चाह रहा हूँ और बच्चे लेट आ रहे हैं। तो अच्छा जी, अब देखें जरा, अब मैं इसके किसी भी फंक्शन को एक्सेस, मतलब पहली बात है मैं प्राइवेट डाटा को एक्सेस नहीं कर सका, एक चीज ये, और दूसरा मैंने एक्सेस कैसे करना है, उसका क्या सिंटैक्स है, तो वो हमने आपको बताया था। आप लिखेंगे वेरिएबल का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उसके किसी भी फंक्शन का नाम, जैसे इस वाले केस के अंदर हमने लिखा सेट रोल नंबर। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो सेट रोल नंबर वाला फंक्शन है आपने उसे कॉल कर लिया। ठीक है, और अब हमने उसके, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वैलिड वैल्यू दूंगा तो वो एक्सेप्ट होगी, अगर इनवैलिड वैल्यू दूंगा तो जो ऊपर मैंने लिखा है, हमने फंक्शन लिखा है उसके अंदर वो रोल नंबर की वैल्यू जो है वो 0 रख देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है ना काम करेगा। अच्छा, इसके अंदर तो ये बातें हमने लास्टली यानी की थी। इसी तरह से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं इसी सिंटैक्स के साथ, बिल्कुल ये वैसा ही है जैसे आप इंटी लिखते थे। यहाँ पे हमने स्टूडेंट का नाम, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का नाम लिख दिया और उसके बाद जितने मर्जी वेरिएबल आप उसके बना दें। ठीक है, इवन अरेज ही बना दे, जो इससे लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, और इंशाल्लाह थोड़े लेक्चर बाद दोबारा हम अरेज पे आएंगे। अच्छा जी, और मेमोरी इमेज आई होप सो कि आपको अंदाजा हो गया होगा इस लाइन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा कि मेमोरी के अंदर ये जितने भी आपने ये वेरिएबल बनाए हैं, डाटा मेंबर बनाए हैं, जिस तरतीब से बनाए हैं उसी तरतीब से मेमोरी के अंदर इन्हें जगह मिलेगी और इन सारे डाटा मेंबर्स को क्या नाम मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे नाम रखा है कि इसका S1। ठीक है, और अभी थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ, डिटेल इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे, अगली क्लास के अंदर या उससे अगली क्लास के अंदर, कि ऐसा करने से सिर्फ आपका जो डाटा मेंबर है, मतलब आपने S1 लिखा तो ऐसा करने से आपके डाटा मेंबर, डाटा फंक्शन जो है, मेंबर फंक्शन जो है, दोनों को जो है स्पेस मिल जाएगी। अच्छा, लफ्ज समझ आ रहा है, मैं कह रहा हूँ डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन। ठीक है, ये क्या है, इन्हें डाटा मेंबर्स कहते हैं, जो हमारा डाटा है, जो वेरिएबल्स हैं हमारे, और जितने भी फंक्शन है इन्हें कहते हैं मेंबर फंक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मेंबर फंक्शन को सिर्फ एक दफा स्पेस मिलेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इसके बाद मैं फिर एक वेरिएबल बनाता हूं S2 के नाम से, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सिर्फ उसके डाटा मेंबर को स्पेस मिलेगी और उसका नाम होगा S2, लेकिन उसके मेंबर फंक्शन को नहीं मिलेगी स्पेस। ठीक है, और फिर ये मैं इसके बाद फिर लिखता हूं S1 डॉट S2 डॉट गेट सेट रोल नंबर, तो स्टिल हम इस काबिल होंगे कि रोल नंबर को के अंदर जो S2 का रोल नंबर है उसके अंदर हम वैल्यू रख सकें। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, इसका क्या फायदा है और ये इंटरनली कैसे होता है। ठीक है, तो इंटरनली अंडर द हुड कंपाइलर क्या मैकेनिज्म यूज करता है कि एक ही मेंबर फंक्शन है लेकिन डाटा मेंबर डिफरेंट है, और कैसे एक ही मेंबर फंक्शन को हर क्लास के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए वो यूज करता है। तो इसकी बात इंशाल्लाह हम आने वाली 1-2 क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, तो चले जी, आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। ये सारी बातें मोर लेस पिछले क्लास की थी, तो आज के लेक्चर के कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस करने हैं 2 टॉपिक बेसिकली ना।
एक है आइडिया एक्सेस स्पेसिफाई का, आई होप कि आपको अंदाजा हो गया। ये मैंने आपको होमवर्क जो दिया उसके अंदर भी मैंने कहा था सारी क्लासेस के गेटर्स और सेटर्स इनको यूज करें और डाटा को राइट करें वेरिएबल्स के अंदर बाय यूजिंग द सेटर फंक्शन, और डाटा को रीड करें या गेट करें बाय यूजिंग द गेटर फंक्शन। ठीक है, तो आई होप सो इनका आपको अंदाजा हो गया होगा। तो ये बेसिकली इंटरफेस होंगे हमारे क्लासेस के। अब जरा हम और फंक्शंस की भी बात कर लेते हैं, और भी जो मेंबर फंक्शंस हैं हमारी क्लासेस के उनकी हम बात आज करने लगे हैं। सबसे पहले हम की बात करने लगे हैं कंस्ट्रक्टर की, और उसके बाद इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिस्ट्रक्टर की। ये दोनों जो फंक्शंस हैं, ठीक है, अगेन ये एग्जांपल हैं किनकी, ये दो एग्जांपल्स हैं हमारे क्लास के मेंबर फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है जी, कंस्ट्रक्टर की थोड़ी सी डेफिनेशन का जिक्र करते हैं, फिर इसकी मैं इंप्लीमेंटेशन आपको दिखाता हूं। देखिए जी, कंस्ट्रक्टर क्या है, एक स्पेशल तरह का फंक्शन है। बड़ी तवज्जो फरमानी है प्लीज आपने, इज अ स्पेशल मेंबर फंक्शन। ये स्पेशल तरह का फंक्शन है। स्पेशलिटी क्यों है इसके अंदर, बड़ी तरह गौर से देखिएगा। पहली बात ये, a non-parameterized constructor exists by default in every class। कि अभी मैंने जो हमने लास्ट क्लास के अंदर क्लास लिखी थी ना, उसका कोई कंस्ट्रक्टर, कोई ऐसा मेंबर फंक्शन हमने नहीं लिखा था जिसे हमने कंस्ट्रक्टर कहा, लेकिन कंपाइलर ने हमारे लिए खुद लिख दिया एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। वो क्या, और उसका कोई पैरामीटर नहीं होता। वो क्या है मैं अभी आपको दोबारा से बताता हूँ। कहने का मतलब ये है, ये कहता है, ये अभी ये वाला पॉइंट क्या हाईलाइट कर रहा है कि हर क्लास के लिए ना बाय डिफॉल्ट जो कंपाइलर है ना एक नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर लिख देता है। ठीक है, एक बात तो ये। अब ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है इसकी, और ये इसकी स्पेशलिटी के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करके, ये स्पेशल क्यों है, उसकी स्पेशलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पहला पॉइंट मैंने ये रेज किया है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट इन एवरी क्लास। चाहे किसी क्लास के लिए, मतलब हमने आपको होमवर्क दिया था जो उसी क्लास लिखे रेक्टेंगल की, आपने उसके डाटा मेंबर्स लिखे थे, मेंबर फंक्शन लिखे थे, उससे मेंबर गेटर और सेटर लिखे थे, लेकिन वो आपने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा था। लेकिन जब आपने उस प्रोग्राम को कंपाइल किया, कंपाइलर ने उसके लिए खुद एक फंक्शन लिख दिया जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसका कोई पैरामीटर नहीं है। तो पहला जो बुलेटिन है ये वाली बात शो कर रहा है। तो ये ऐसा स्पेशल फंक्शन है, इसका मतलब आम मेंबर फंक्शन ही है, स्पेशल। स्पेशलिटी की पहली बात क्या है कि ये कंपाइलर खुद लिखता है। ठीक है, वो कौन सा लिखता है, एक नॉन पैरामीटराइज, बस नॉन पैरामीटराइज लिखता है। ठीक है, ये बात ज़हन में रखे। ये बात क्या है मैं 12 डिटेल में भी बताता हूं आपको। अगली बात, कंस्ट्रक्टर के पर्सपेक्टिव में स्पेशलिटी क्या है, इट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड, जब आप एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, जब ये वाली लाइन मैं लिखता हूं, जैसे आप अभी हमने लिखी, ये मेन के अंदर मैंने ये लाइन लिखी, जैसे मैं ये लाइन लिखूंगा और इसके कोरस्पॉन्डिंग मेमोरी के अंदर इसके एट्रीब्यूट्स को, इसके डाटा मेंबर्स को जगह मिल जाएगी ना, जगह मिलने के फौरन बाद ऑटोमेटिकली एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम क्या है, कंस्ट्रक्टर। यानी कि ये लाइन मैं लिखूंगा, आप ये लाइन लिखेंगे जैसे मैंने लास्ट क्लास के अंदर हमने लिखा, और उसके लिख के हमने डाटा मेंबर्स की स्पेस भी दिखा दी थी आपको मेमोरी के अंदर। जैसे आप वो लिखते हैं, लिखने के फौरन बाद ऐसे एक फंक्शन कॉल हो जाती है। याद आ रही, जैसे हमने कहा जी वो फंक्शन कोई भी कॉल होता है, अगर उसको पैरामीटर है तो स्टैक के अंदर पुश होते हैं, फिर एकदम से छलांग लग जाती है। तो ये समझे अंडर द हुड कंपाइलर खुद ही ऐसा कुछ कर रहा है, क्या कि ऑटोमेटिकली एक फंक्शन को कॉल कर देगा जिसका नाम कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। दूसरी, अच्छा अब तीसरी बात, बड़ी तो वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर, क्लासेस के पर्सपेक्टिव में हर लैंग्वेज के अंदर आपको मिलेगा, तो इस वजह से बड़े गौर से इन पॉइंट्स को आपने सुनना है और समझना है। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है, कंस्ट्रक्टर्स, इसकी स्पेशलिटी और क्या है, दो बातें मैंने की आपको। तीसरी बात क्या है, इट हैज द सेम नेम, इसका वही नाम है जो किसका है, जो हमारी क्लासेस का होता है। ठीक है, यानी कि देखिए स्पेशल फंक्शन, इसका नाम भी वही होगा जो क्लास का है। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट क्लास लिखी ना, तो इसका मतलब इसका मैं कंस्ट्रक्टर लिखूंगा ना, कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, वो स्टूडेंट, उसका नाम भी स्टूडेंट ही होगा। आज तक कभी आपने दो नामों के फंक्शन नहीं देखे, लेकिन ये यहाँ पे यानी कि
इस तरह का करके नहीं फंक्शन देखा आपने, ठीक है। आज वो ओवरलोडिंग फंक्शन होते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि उनका आपको अंदाजा है कि नहीं, लेकिन आज हम कंस्ट्रक्टर के पर्सपेक्टिव में ओवरलोडिंग की भी बात करेंगे। लेकिन अभी ये मैं बात क्या कर रहा हूँ कि ये स्पेशलिटी क्या है इस फंक्शन की, इस मेंबर फंक्शन की, इसका नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम है, ठीक है। ये पॉइंट भी होप्स हो कि आप समझ। अच्छा जी, अगली बात, और ये चूंकि मेंबर फंक्शन है, लेकिन ये कैसा फंक्शन है, देखें जरा, बड़ी मजे की बात, इट हैज नो रिटर्न टाइप इवन वाइड। ये ऐसा फंक्शन है, अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े हैं देखा है, उनको कभी कोई पैरामीटर पास हो रहे हैं और कभी वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, या नहीं रिटर्न करते तो हम वाइड लिख देते हैं। लेकिन मजे की बात, ये ऐसा फंक्शन है, इसकी आपने जो रिटर्न टाइप है ना, वो वाइड भी नहीं रखनी, ठीक है। तो इस वजह से ये स्पेशल है, फंक्शन ही लेकिन स्पेशल है। ऐसा फंक्शन है खुद ही कॉल हो जाता है, ऐसा फंक्शन है, वही नाम है जो क्लास का नाम है, ठीक है। वो ऐसा फंक्शन है, इसकी कोई रिटर्न टाइप ही नहीं है, इवन वाइड भी नहीं है, ठीक है। और अगली बात देखें, वी कैन नॉट कॉल कंस्ट्रक्टर अदर देन ऑब्जेक्ट क्रिएशन, कि इसको हम ना जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना उस वक्त ही सिर्फ कॉल कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट बना, मेमोरी के अंदर डाटा मेंबर को जगह मिली, सिर्फ उस वक्त ही कॉल हो सकता है। इसके अलावा जैसे हम दूसरे फंक्शंस को कॉल कर रहे होते हैं ना, मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं, तो वो वैसे करके कॉल नहीं होगा। ये कंस्ट्रक्शन से बाद में जैसे सेट नेम को कॉल कर रहा हूं, गेट रोल नंबर को मैं कॉल कर रहा हूं, तो इसको हम ऐसे करके कॉल नहीं कर सकेंगे। सिर्फ इसे हम कॉल होता है कब, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। आई होप सो कि इन पॉइंट्स का आपको समझ आई होगी। अब मैं थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन की बात करता हूं, और स्टिल अब आपका कोई सवाल हुआ फिर आप कीजिएगा। देखें जी, वैसे ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, बेसिकली ये मैं आपको जो दिखा रहा हूं, इस कंस्ट्रक्टर को पता क्या कहते हैं, जिसके कोई पैरामीटर ना हो, इसको कहते हैं दिस इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और मैंने चूंकि लिखा है तो मैंने क्योंकि इसके ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसका कोई पैरामीटर इसे इनपुट नहीं हो रहा। देखें, ये समझ आ रही बात, इसका नाम वही है जो हमारी क्लास का नाम है, इसका नाम वही है जो हमारी क्लास का नाम है, ठीक है। देख ले, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। और अब ये कॉल कब होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। वो अभी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूं, अभी मैं कुछ कोड लिख के ना आपको दिखाता भी हूं। देखें, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है, ठीक है। अब देखें, ये वाला फंक्शन मैंने, अब हमारा जो कंपाइलर है ना, विजुअल स्टूडियो की एनवायरनमेंट का, विजुअल स्टूडियो का जो कंपाइलर है ना, आज मैंने उसके चेक किया कि वो क्या करता है। मतलब मैं ऐसे जो कोड लिखा, ये वाला जैसे आपको दिखा रहा है, पहले ये वाली हमने क्लास लिखी जो लास्ट क्लास के अंदर लिखी, और उसके कोरस्पॉन्डिंग मैंने ना उसके कहा कि अच्छा तुम मुझे ना S1 डॉट डिस्प्ले वाले, मैंने कहा डिस्प्ले डाटा, तो उसने मुझे कुछ भी ना दिखाया, इनके अंदर गार्बेज वैल्यू दिखा दी। इसका मतलब ये है कि विजुअल स्टूडियो का जो कंपाइलर है ना, जो हर क्लास के लिए जो है नॉन पैरामीटराइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखता है, जो हमारा पहला पॉइंट था, वो पता कैसा होगा, वो ऐसा ही होगा लेकिन उसकी बॉडी एम्प्टी है। क्या मतलब, वो किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर, किसी भी डाटा मेंबर के अंदर कोई वैल्यू नहीं रखता। ये विजुअल स्टूडियो का जो कंपाइलर है ऐसा करता है। लेकिन कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो क्या करते हैं, डिफॉल्ट वैल्यू रख देते हैं, हर डाटा मेंबर की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो रख देते हैं। जैसे रोल नंबर हमने इंटीजर रखा, इंटीजर टाइप है तो उसके अंदर 0 रख देगा, फ्लोटिंग वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू उसके अंदर 0.0 रख देगा, पॉइंटर वेरिएबल है उसके अंदर नल रख देगा, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो ये जो मैंने क्या किया, मैंने कहा नहीं, मैं खुद इसको लिखना चाहता हूं। जैसे ही मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा ना, बड़ी तवज्जो से इस बात को प्लीज आपने सुनना है, जैसे ही मैंने कोई कंस्ट्रक्टर लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा, कंपाइलर जो तुम लिखते हो, नहीं तुम नहीं सही लिखते, मैं लिखना चाह रहा हूं। अब जैसे ही मैं कोई कंस्ट्रक्टर लिखूंगा ना, अब जो कंपाइलर है मेरे लिए कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेगा, ठीक है। एक बात तो ये बात, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो पहले वो लिख रहा था, जो कोई पैरामीटर नहीं लेता था, वो नहीं लिखेगा। अब मैंने जो के लिख दिया, एक बात ये, और उसके अंदर फिर मैंने एक्सेप्शनलिटी क्या वैल्यू रख दी, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 3 एट्रीब्यूट थे, तो तीनों की जो डिफॉल्ट वैल्यू वो मैंने रख दी, जैसे अभी आपको नजर आ रहा है, ठीक है जी। ये समझ आ रही है बात। तो ये मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है, डिफॉल्ट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है, जिसका नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिखा है, जिसको कोई पैरामीटर अभी आपने पास, देखिए इसको पैरामीटर वाली जो लिस्ट है उसके अंदर 0 कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। रिटर्न टाइप तो हमें पता है कुछ होती ही नहीं है, ठीक है। और ये मैंने ऐसा किया, तो ऐसा करने से मैंने अपने प्रोग्राम के लिए जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को लिख लिया। अगर मैं कोड के अंदर आपको दिखाऊं ना, देखिए जरा,
मैं ये जस्ट आपको अभी से रन नहीं कर रहा, मैं जस्ट देखें ये मेरी क्लास है जिसके ये नजर आ रहा है सभी को, क्लास नजर आ रही है, विजुअल स्टूडियो की एनवायरनमेंट नजर आ रही है जी अली, विजुअल स्टूडियो की एनवायरनमेंट नजर आ रही है? यस सर आ रही है, सीधा क्रॉप करते हैं। सॉरी सर जूम कर दें थोड़ा। अच्छा थोड़ा जूम कर दूं। मैं कंट्रोल प्लस कर रहा हूं लेकिन हो नहीं रहा। यहाँ व्यू के अंदर है ऑप्शन साइज बड़ा करने की। अच्छा ये अभी ना ये इसको मैं बाद में देखता हूँ, इसे थोड़ा देर बाद ना इसको बड़ा करके दिखाते हैं। होप सो कि ये तो आपको नजर आ रहा होगा ना, ये मैंने एक क्लास लिखी है वही जो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई है मैंने उसके अंदर जस्ट दिखा रहा हूँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहाँ आपने लिखना है। ये पब्लिक पार्ट के अंदर आप यहाँ पे लिखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ नजर नहीं आ रहा फिर मैं दोबारा से यहाँ नजर आ रहा है ना सभी को, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? ये तो नजर आ रहा है सभी को, ठीक है। चलें एनी हो, ये पब्लिक पार्ट के अंदर आपने यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर लिखा था फंक्शन, ये हमारी क्लास है, इसका पब्लिक जो इंटरफेस है उसके अंदर आपने सारे कंस्ट्रक्टर लिखने हैं। वो सारे क्या है मैं अभी दोबारा से आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर तक, ठीक है? चलें जी, अब ऐसा मैं करता हूं ये मैंने एक कंस्ट्रक्टर लिखा जो डिफॉल्ट है, लेकिन हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू ना हो। बड़ी तवज्जो से बात हुई, देखें कंस्ट्रक्टर की अहमियत के बारे में थोड़ी सी और एक दो बातें मैं कर दूं। देखिए मकसद क्या है कंस्ट्रक्टर का, मकसद जो है ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी, इसका मकसद मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करना, बड़े गौर से आपने इसकी बात सुनना है। देखें प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर और खास तौर पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम के अंदर लोग ये डिजाइनर हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट्स आप बनाएं वो वेल डिफाइंड स्टेट के अंदर हो। इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, इसका क्या मतलब है। देखिए फर्ज किया मैंने एक क्लास बनाई है लाइन की, किसकी बनाई है? लाइन की, शेर की क्लास बनाई है, बब्बर शेर की क्लास बनाई है, लाइन की क्लास बनाई है। और मुझे पता है लाइन की क्लास है तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैं एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है इंट लेंथ, इंट नंबर ऑफ लेग्स। तो मैं चाहूंगा कि जब मैं लाइन लिखने के बाद, मतलब क्लास मैंने लिख दी है, अब मैं अपने प्रोग्राम के अंदर मेन के अंदर आके मैं लिखता हूँ लाइन, और फॉर एग्जांपल आगे मैं उसके कोरस्पॉन्डिंग उसका नाम रखता हूँ बब्बर शेर। लाइन लिखा और आगे मैंने नाम रखा बब्बर शेर। अब मैं जैसे करता हूँ बब्बर शेर डॉट नंबर ऑफ लेग्स, और मैंने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा, तो आउटपुट क्या आएगी? शाबाश बता सकते हैं? आउटपुट यकीनन हमें नहीं पता। अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो उसने तो वैल्यू रखनी है। फॉर एग्जांपल किसी कंपाइलर ने लिखा है, हमने नहीं लिखा, उसने तो वैल्यू रख दी होगी, या तो गार्बेज वैल्यू होगी, कुछ नहीं रखा होगा, या रखी होगी तो जीरो वैल्यू रखी होगी। तो ये कैसा बब्बर शेर है जिसकी टांगे ही जीरो हैं? कहने का मतलब ये है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन अ वैलिड स्टेट, उसकी वैलिड स्टेट हो। क्या मतलब? उसके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज हों वो वैलिड हों, इनवैलिड वैल्यू ना हो। तो इनवैलिड यानी अनवैलिड या गार्बेज वैल्यू को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी वक्त इसके अंदर वैलिड वैल्यू हो। और देखें ये सादा वेरिएबल के लिए हमने जब हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर सिंपल फंक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर हम प्रोग्राम लिख रहे थे, तो वहां हमने इस बात पे बड़ा गौर फोकस किया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट वेरिएबल बनाए, उससे फौरन बाद उसको उसकी डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें। इंट ए लिखा है तो साथ ही जीरो लगा दें, ठीक है, ताकि कम से कम एरर आपके प्रोग्राम के अंदर हो, कम से कम बग आए, ठीक है। तो यही मकसद ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी यही था डिजाइनर का, कि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, तो मैं उसके बाद अगर उसके स्टेट को देखना चाहूं, उसके एट्रीब्यूट्स को देखना चाहूं, उसके डाटा मेंबर्स को देखना चाहूं, तो उसके अंदर वैलिड वैल्यू हो। ये बेसिकली मफहूम था, ये बेसिकली मोटिवेशन थी कंस्ट्रक्टर की, ठीक है। आल्दो मैंने उसका आपको इसकी जो है
मैकेनिक्स जरूर बताई है, लेकिन मोटिवेशन के बारे में थोड़ी सी कम बात हुई थी। आई होप सो कि अब मोटिवेशन का आपको जरूर समझ आ गया कि कंस्ट्रक्टर क्यों लिखते हैं। इन शॉर्ट ये एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ये कॉल होता है, इस वजह से इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर है। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करें वो अपनी वैलिड, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर जो वैल्यूज हैं वो वैलिड हों, ये मकसद है इसका। ठीक है, तो बाकी सारी बातें मैंने यहाँ पे कर दी हैं आपके लिए। और ये मैंने देखें, ये मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा है तो मैंने इसके अंदर वैलिड वैल्यू रखी हुई है। ठीक है, और अब क्या हम हमेशा ही सिर्फ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की बात करेंगे? अगर मैं चाहूं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट हो और क्रिएट होते सार ही उसके अंदर वैलिड वैल्यूज जाएं, ठीक है, कहने का मतलब क्या कि जैसे मैं अगर आपको दिखा सकूं कि मैं चाहता हूं ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया है और क्रिएट करने के बाद इसके अंदर प्रॉपर वैलिड वैल्यूज हों, तो वो कैसे मुमकिन है? तो इसका मतलब है मुझे और तरह का जो कंस्ट्रक्टर है वो बनाने की जरूरत है। इस बात को इस लाइन पे दोहराएं जरा शामिल। ये देखें जी, ऐसा करूंगा, ये लाइन लिखूंगा ना तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट एक बनेगा जिसका नाम है S1, और जो डाटा मेंबर्स स्टूडेंट क्लास के हैं उनके लिए जगह मिल जाएगी। और अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा है उसके अंदर हमने 0 वैल्यू रखी है, ये जो भी डिफॉल्ट वैल्यू रखी है वो इन वेरिएबल्स के अंदर चली जाएंगी। ठीक है, लेकिन अब मैं चाहता हूं नहीं यार ऐसा नहीं है, मैं ऐसा भी कंस्ट्रक्टर लिखना चाहता हूं। कैसा? फॉर एग्जाम्पल, ये आपने एक मैनेजमेंट सिस्टम किसी कॉलेज के लिए बनाया था, तो वहां पे यकीनन जनरली क्या होता है, हम ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो कॉलेज अलाउ करे जी, कोई स्टूडेंट आए हमारे कॉलेज के अंदर वो डिग्री नहीं कर रहा लेकिन जस्ट कोई कोर्स लेना चाह रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो DLD का कोर्स है वो पढ़ना चाह रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क का कोर्स पढ़ना चाह रहा है, वो PF का कोर्स जो है वो पढ़ना चाह रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है यार ऐसे बच्चों को भी हम एनरोल कर लें, ऐसे बच्चे का भी डाटा हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाए। ठीक है, तो यकीनन ऐसे स्टूडेंट को ना तो हम कोई रोल नंबर देंगे ना इसकी कोई CGP होगी। तो इसका मतलब क्या है, हम इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जस्ट इसका नाम देंगे, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये एक ऐसा कंस्ट्रक्टर हम बनाना चाह रहे हैं कि ऐसा कि जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं तो जस्ट उसका नाम जो है वो मैं उसे पास करूं तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो। कहने का मतलब यह है कि हम एक नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एक कंस्ट्रक्टर लिखा था ये, अब मैं क्या इसी नाम का और कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं? तो आइडिया ऑफ ओवरलोडिंग, ये शायद आपने पहले पढ़ा हो कि नहीं, आई हैव नो आइडिया, लेकिन एनीहो नहीं पढ़ा तो फिर भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक नाम के मल्टीपल फंक्शन हम रख सकते हैं। अभी मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूं तो एक नाम के मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी रख सकता हूं, लेकिन वो आपस में कैसे फर्क करेंगे? वो आपस में फर्क करेंगे पैरामीटर के बुनियाद पे, पैरामीटर के काउंट की बुनियाद पे या पैरामीटर की टाइप की बुनियाद पे। ठीक है, जैसे कि मतलब यहाँ पे कुछ बातें यहाँ मैंने लिखी हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है जी, कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड, वी कैन राइट वन कंस्ट्रक्टर टू ओवरराइड द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आपने पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था, उसको आपने ओवरराइड करना है, मतलब ऐसा देखें जरा पहली लाइन ये मैंने लिख किया ना, इसका मतलब पता है जो कंपाइलर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर है उसे आपने ओवरराइड कर दिया, वो खत्म हो गया, अब आपका कंस्ट्रक्टर चलेगा। लेकिन डिफॉल्ट तो नहीं मैंने चाह रहा सिर्फ ना, मैं तो चाह रहा हूं पैरामीटर जिसे मैं स्टूडेंट का नाम दूं, तो उससे जब एट द टाइम ऑफ क्रिएशन जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसके अंदर नाम की वैल्यू चली जाए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं वो ऐसा कंस्ट्रक्टर लिखूंगा, ऐसा नहीं मल्टीपल कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं। ठीक है, जिन्हों मैं कहता हूं ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, जो आपस में कैसे फर्क होंगे? पैरामीटर की काउंट की बुनियाद पे या पैरामीटर की टाइप की बुनियाद पे। ठीक है, और एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कंपाइलर खुद ही उनको बाइंड कर देगा फंक्शन कॉल के साथ, जो मैं जिस तरह के पैरामीटर पास करूंगा उसके कोरस्पॉन्डिंग उस वही जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा। ये मैं बात क्या कह रहा हूं अभी मैं इंशाल्लाह इसको थोड़ी देर तक आपको हाईलाइट करता हूं। ठीक है, तो अभी जरा ये बात देखें जरा, अब मैं एक और कंस्ट्रक्टर लिखने लगा हूं, जैसे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर लिखा है मैंने, ये क्या है, ये एक स्टूडेंट का नाम जैसे ले रहा है कि आप जैसे इसे नाम पास करेंगे स्टूडेंट का, क्योंकि मैंने अभी वो जो स्टूडेंट का नाम पास किया था वो कांस्टेंट स्ट्रिंग थी। ठीक है, अहमद लिखा था ना मैंने, स्टूडेंट S2 और ब्रैकेट्स के अंदर मैंने लिख दिया क्या, डबल कोट्स के अंदर अहमद, क्योंकि वो डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई स्ट्रिंग जो है वो कांस्टेंट है,
तो इस वजह से मैंने यहाँ पे कांस्टेंट का कीवर्ड लिखा। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर मुझे एरर देगा कि भाई तुम ये उसको चेंज ना कहीं करो, क्योंकि वो तो रीड ओनली जो है वो मेमोरी है, तो आप उसे चेंज नहीं, तो इस वजह से यहाँ पे कांस्टेंट लिखा है, ठीक है। अदरवाइज ये हमारा क्या है, ये अगेन एक कंस्ट्रक्टर है और ये ओवरलोड आपने किया है, पहले लिखा हुआ था अब एक और लिखा है, अब इसे एक पैरामीटर पास कर रहे हो। पैरामीटर क्या है, एक आप अरे पास करेंगे कैरेक्टर टाइप की, और मैंने यहाँ पॉइंटर ले लिया है जो कैरेक्टर टाइप का, जो उसे रिसीव करेगा, ठीक है। तो आप देखें मैंने इसके प्रोग्राम के अंदर क्या किया है, जो लास्ट क्लास के अंदर नहीं किया था लेकिन होमवर्क आपको मैंने दिया था, यहाँ मैंने उसे इंप्लीमेंट भी कर दिया कि हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि लास्टली बात की थी कोई भी मेंबर फंक्शन है वो हमेशा अपने डाटा मेंबर के अंदर डाटा मेंबर को ऑन करेगा। क्या मतलब, उनके अंदर वैलिड वैल्यू रखेगा, कोई इनवैलिड वैल्यू नहीं रखेगा। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसे मैं कहूँ अपनी दिमाग के अंदर जो सीजीपी है वो 0 कर दो, तो वो तो नहीं करेगा ना। बिल्कुल इसी तरह से अब हम किसी स्टूडेंट की बात करें, किसी क्लास के अंदर किसी मेंबर फंक्शन की, उसके मेंबर फंक्शन की बात भी कर रहे हैं, तो वो कभी भी अपनी डाटा मेंबर्स के अंदर इनवैलिड वैल्यू नहीं डालेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस वजह से हमेशा चेक लगेंगे, तो वो चेक करेगा कहीं ये जो आपको एक पॉइंटर मिला है उसके अंदर कहीं कोई नल पॉइंटर तो नहीं है, ये तो नहीं कि उसके अंदर कोई स्ट्रिंग है ही नहीं जिसे आप कॉपी करना चाह रहे हैं। अगर वो नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, जो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था आपने ऐसा करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इस जो कैरेक्टर अरे है इसकी लेंथ कंप्यूट कर रहे हैं। अब मैंने स्ट्रिंग जो सी स्ट्रिंग है ना लाइब्रेरी, उस हेडर फाइल को मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना है, मुझे लाजमी मैं उसके फंक्शन strlen उसको कॉल कर रहा हूं। आप चाहें तो अपना लिखा हुआ लेंथ वाला फंक्शन उसे भी कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा करने से मैंने अहमद कितने कैरेक्टर का है वो मैंने लेंथ के अंदर वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, और मैंने फिर क्या करना है, एक नई कैरेक्टर अरे बनानी है डायनामिकली, ठीक है। तो वो मैं किसके अंदर बनाऊंगा, ये मेरी जो एट्रीब्यूट्स है मेरी क्लास के अंदर, जो स्टूडेंट की क्लास है उसके अंदर एट्रीब्यूट जो है वो मैंने किस तरह का रखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि ये देखें इस क्लास के अंदर जो स्टूडेंट पॉइंटर है, ठीक है। तो चूंकि वो पॉइंटर है तो इस वजह से ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज हैं वो इस पॉइंटर के अंदर आ जाएगा। हीप पे डाटा क्रिएट होगी एक अरे जिसके अंदर उतने साइज की जिसके अंदर हम अहमद सेव कर सकेंगे, और +1 समझ आ रही क्यों रखा है, तो यहाँ पे +1 हमने इसलिए रखा है कि हमें पता है कि स्ट्रिंग के अंदर आखिरी एक कैरेक्टर हमें इंसर्ट करना पड़ता है जिसका नाम है नल \0, ठीक है, नल हमें रखना पड़ता है। तो उस वजह से हमने इसकी लेंथ जो है लेंथ +1 की है। तो strcpy के नाम से फंक्शन है, वो खुद ही इस चीज का ख्याल करेगा, डाटा कॉपी भी कर देगा और एंड पे उसके नल भी रख देगा। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, n आपका सोर्स है और नेम आपकी डेस्टिनेशन है, सोर्स से डाटा उठाएगा और डेस्टिनेशन के अंदर क्या करेगा, वो कॉपी कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये फंक्शन जो है ना ये एक्ट करेगा। अच्छा जी, तो ये ऐसा करने से, और इसी तरह से इसका मैंने एल्स पार्ट भी लिखा है, आपने हमेशा वैलिड डाटा है, इनवैलिड हो तो यहाँ कोई मैसेज डिस्प्ले कर दें, या नेम के अंदर मैंने नल ptr रखा है, ठीक है। और इसी तरह से क्योंकि ये जो फंक्शन था, ये कंस्ट्रक्टर जो था, ये सिर्फ नाम के साथ चल रहा है, ये ऐसे स्टूडेंट का डाटा ले रहा है जिनको हम अपने कोर्स के अंदर सिर्फ उनके नाम के थ्रू इनरोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ना तो इसका कोई रोल नंबर है ना इसकी सीजीपी है, इस वजह से इनके नाम और रोल नंबर के अंदर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। तो ऐसा करने से अब मैंने कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कर दिए। पहले मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था जिसको कोई आर्गुमेंट नहीं मिल रहा था, अब मैंने जो जैसे कि ये वाला ऊपर आपको मैंने दिखाया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, अब मैंने उसी तरह से एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर और लिखा है उसी नाम का, लेकिन पैरामीटर इसके फर्क है। और ये क्या कर रहा है, जैसे स्टूडेंट को नाम को इनिशियलाइज कर रहा है, यानी कि उनको प्रॉपर वैल्यू दे रहा है यूजर से लेके बाकी वैल्यू को ये 0 कर रहा है, ठीक है। तो अब अगली बात, कोई सवाल यहां तक है प्लीज आप कर लें, कोई सवाल है तो कर लें जी। कोई सवाल है कंस्ट्रक्टर की डिस्कशन के कॉन्टेक्स्ट में? जी फातिमा जी, अली कोई सवाल? जैन क्लियर है सर? क्लियर है, चले मैं फिर कंटिन्यू करूं? जी सर। चले ठीक हो गया। अच्छा जी, इसी तरह से अब फॉर एग्जांपल ये तो मैंने दूसरा कंस्ट्रक्टर लिख गया, इसी तरह से मैंने एक और कंस्ट्रक्टर लिखने लगा हूं।
देखिए फॉर एग्जांपल जैसे जिस तरह से आपका एडमिशन हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो नया स्टूडेंट आता है, यकीनन उससे कोई रोल नंबर भी मिलता है या उसको रोल नंबर भी मिलता है और एट द सेम टाइम उसका नाम भी हम अपने सिस्टम के अंदर सेव करते हैं। लेकिन अगेन पहले सेमेस्टर के अंदर स्टूडेंट का जो सीजीपी है वो 0 होता है, तो ये उस स्टूडेंट के लिए हमने कंस्ट्रक्टर लिखा है। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये अगेन मैंने एक और कंस्ट्रक्टर लिख दिया उसी नाम का, स्टूडेंट नाम का, लेकिन ये फर्क है पहले कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर कुछ भी नहीं था, दूसरे का 1 था, अब तीसरे का क्या है, इसके 2 पैरामीटर। ठीक है, तो ऐसा करूंगा और अगेन इसकी बॉडी के अंदर मैं क्या करूंगा, वही जो पहले मैंने किया है कि नाम की लेंथ मैं देखूं पहले कितनी है और उसकी डाटा मेमोरी लोकेशन करूंगा, फिर मैं कॉपी करूंगा एस पार्ट के अंदर, मैं फिर नल पीटीआर है। ठीक है, और इसी तरह से अब मेरे पास चूंकि रोल नंबर भी होगा, अगेन रोल नंबर की वैलिडिटी मेक श्योर करूं और उसके बाद फिर रोल नंबर जो एट्रीब्यूट्स क्लास का है उसके अंदर ये मैं रख दूं, ऑब्जेक्ट का है उसके अंदर ये रख दूं, और एल्स मैं 0 रख दूं। अगेन चूंकि पहला स्टूडेंट है तो सीजीपी वैल्यू 0 है, तो वो सीजीपी की वैल्यू 0 रखी है। तो ये मैंने तीसरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। अब चौथा एक और कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करने लगे, ओवरलोडेड। फॉर एग्जांपल तीसरा सेमेस्टर है, दूसरी यूनिवर्सिटी से कोई स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में आ गया, तो हम चाहते हैं हमारा सिस्टम ऐसे स्टूडेंट को भी सपोर्ट करे कि उनका ऑब्जेक्ट हम बनाएं, तो हमारा जो सॉफ्टवेयर है हमने बनाया उसको सपोर्ट करे। अब देखें इस स्टूडेंट के लिए क्या है, अब हम इसका जो ऑब्जेक्ट बनाने लगे हैं उसके लिए 3 वैल्यू, नाम भी होगा उसका, यकीनन उसका रोल नंबर भी होगा, उसे रोल नंबर भी हम कोई असाइन करेंगे, और अगेन इसकी कोई सीजीपी भी होगी जो दूसरी यूनिवर्सिटी से लिए लेके आया। तो अब तीनों एट्रीब्यूट्स को हम प्रॉपरली इनिशियलाइज कर रहे हैं। जैसे आपको नजर आ रहा है यहाँ मैंने नाम को इनिशियलाइज किया है और इसी तरह से यहाँ रोल नंबर को मैंने इनिशियलाइज किया और एट द सेम टाइम यहाँ पे मैंने सीजीपी भी किया। तो ऐसा करने से मैंने बेसिकली क्या किया है, 4 कंस्ट्रक्टर लिख दिए। ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर बेसिकली, अगर मैं यहाँ पे आपको अपना प्रोग्राम दिखा पा रहा हूँ, होप सो के आपको नजर आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखें जरा, मैंने ये मेरी क्लास है जिसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं और इसके देखें यहाँ पे मैंने ये चारों के चारों, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये 1 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर, ये 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर और ये 3 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसा करने से देखें ये चारों के चारों कंस्ट्रक्टर मैंने लिखे हैं और दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ऐसा करने से और भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक मसला चल रहा है, इसके साथ एक प्रॉब्लम है। ऐसा करने से बेसिकली हमने अपने कोड को बड़ा मैसी कर दिया कि सिर्फ अभी हमने जो डाटा जो हमारे मेंबर फंक्शन है, अभी जस्ट हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, तो देखें कितना ज्यादा हमारी क्लास जो है ना वो कम्प्लेक्स ही होगी, यानी कि उसने कंस्ट्रक्टर ने भी काफी स्पेस ही ले ली राइट अप करते हुए। तो कहने का मतलब है क्या कोई इससे बेहतर तरीकाकार है कि मैं सारे के सारे कंस्ट्रक्टर जो है, मैं एक कंस्ट्रक्टर लिखूं तो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाए? तो उसका आंसर है हाँ जी है। C++ लैंग्वेज के डिजाइनर ने हमें फैसिलिटेट किया है कि आप एक कंस्ट्रक्टर लिखें जिसका नाम बेसिकली वो क्या है, उसे कहते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर। क्या मतलब, आप अभी जो आपने लास्ट कंस्ट्रक्टर लिखा ना उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू रख दें। जैसे लास्ट कंस्ट्रक्टर लिखा था हमने, उसके अंदर तीनों वैल्यूज हम पास कर रहे थे, अब आप क्या करें उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू रख दें उसकी, जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये समझ आ रही है डिफॉल्ट वैल्यूज की। कि आप क्या करें कि ये पहला एट्रीब्यूट है ना, पहला आर्गुमेंट है, आप उसी को आर्गुमेंट लिस्ट के अंदर इसकी डिफॉल्ट वैल्यू रख दें। जैसे हमने यहाँ पे रखी है, क्या रखी है, नल पीटीआर असाइन कर दी है। इसी तरह से डिफॉल्ट वैल्यू रख दें किसकी, ए की डिफॉल्ट वैल्यू रख दें 0 जो कि रोल नंबर के कोरस्पॉन्डिंग थी। इसी तरह से सी जो सीजीपी के कोरस्पॉन्डिंग थी वही लिस्ट के अंदर ही लिख दें आप क्या 0। अब होगा क्या बेसिकली कि फॉर एग्जांपल आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ना, मतलब जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पे मेन के अंदर दिखाऊं, जैसे यहाँ पे लिखा आपने सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर लिखा है, तो आप इन चारों जो मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं ना, चारों के चारों ऑब्जेक्ट के कोरस्पॉन्डिंग ये एक कंस्ट्रक्टर ही काम करेगा। क्या मतलब, आपने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया तो सारी वैल्यू 0 चली जाएंगी। आपने एक वैल्यू पास की है, एक पैरामीटर पास किया है, तो इसका मतलब क्या है, पहला एट्रीब्यूट इनिशियलाइज हो जाएगा प्रॉपर वैल्यू के साथ, बाकी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी। ये तीसरा कंस्ट्रक्टर मैं पास करूंगा तो उसके अंदर नाम के अंदर ही प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसे भी प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगी,
और जो CGP है वो 0 हो जाएगा। और इसी तरह से मैं चौथा ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो तीनों पैरामीटर जो है उस वाले कंस्ट्रक्टर को मिलेंगे। कहने का मतलब ये है एक कंस्ट्रक्टर में लिख के, ये जो चार पहले मैं कंस्ट्रक्टर लिख रहा था उनकी जगह मैं जस्ट एक कंस्ट्रक्टर लिखूंगा। देखिए मैंने अपने कोड की स्पेस कितनी ज्यादा बचा ली, ठीक है। तो ये आइडिया है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का कि आप जस्ट एक कंस्ट्रक्टर लिखें, बस ये है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपने कोड को कंपैक्ट फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा बजाय कि आप ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर लिखें, वुड बी नाइस आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखें, डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर लिखें एक ही, और उसके अंदर सारी वो कोड लिखते हैं जो आपने अभी प्रीवियसली लिखे, ठीक है, जो आखिरी कंस्ट्रक्टर के अंदर लिखा था आपने। तो ऐसा करने से आप चारों के चारों ऑब्जेक्ट बना सकेंगे। कोई पैरामीटर नहीं पास करेंगे तो 0 पैरामीटर पास हो जाएंगे, एक पैरामीटर पास करेंगे तो एक ही इनिशियलाइज होगा, बाकी के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएंगी। 2 पास करेंगे तो 2 प्रॉपर इनिशियलाइज हो जाएंगे, तीसरे के अंदर डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। तीनों वैल्यू पास करेंगे तो सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके अंदर प्रॉपर वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है जी। तो ये मैंने यहाँ पे कोड के अंदर ये लिख दिया है कि बजाय कि मैं सारे के सारे कंस्ट्रक्टर लिखूं, मैं जो है ये सारे कंस्ट्रक्टर मैं ना लिखूं और इनकी जगह पे मैं सिंपल क्या करूं, मैं इसकी जगह पे सिंपल क्या करूं, मैं यहाँ पे कमेंट करता हूं, ठीक है। और ये मैंने पहला कंस्ट्रक्टर लिखा, ये दूसरा लिखा, ये तीसरा लिखा और ये चौथा लिखा। इन सभी को मैं बेसिकली क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ और इसकी जगह पे सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर जो अभी मैंने आपको डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला लिखा है जस्ट मैं उसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से बाकी क्लासेस के जो मेंबर फंक्शन है गेटर सेटर वो ऐसा जैसे ही मैं लिखूं। तो ये सारी डिस्कशन बेसिकली किसकी थी, कंस्ट्रक्टर की बात थी। तो कोई सवाल है तो करें प्लीज, अदरवाइज मैं आगे मूव करने लगा हूं। जी कोई सवाल, जी कोई सवाल है? यार ऊपर लिखा हुआ था कि अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो वो डिफॉल्ट को ओवरराइड कर देगा, तो फिर हम डिफॉल्ट यूज नहीं कर पाएंगे अगर हमने पैरामीटराइज लिख दिया कोई कंस्ट्रक्टर तो। जी जी, कंपाइलर का नहीं लिखें, कोई भी एक कंस्ट्रक्टर लिखेंगे कंपाइलर का लिखा हुआ आप कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सर कंपाइलर का, जी 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 करें सवाल। कंपाइलर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर कैसे यूज कर सकते हैं? वो अगर आप कोई नहीं लिखते, अगर आप कोई भी नहीं लिखते ना कंस्ट्रक्टर, तो बाय डिफॉल्ट कंपाइलर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर, जो कि ज्यादातर कंपाइलर ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने अभी पहला कंस्ट्रक्टर जो लिखा था डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला ऐसा, ठीक है। लेकिन आज मैंने जो है अपने विजुअल स्टूडियो कंस्ट्रक्टर किया ना, तो उसकी वैल्यू मैंने जब डिस्प्ले करवाई ना, उसने कुछ भी रखा नहीं उसके अंदर। क्या मतलब, उसकी जो बॉडी है ना उसके अंदर एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, तो वो गार्बेज वैल्यू उसने डिस्प्ले करवा, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा होता है जी। और कोई सवाल? ठीक है सर, चलें जी आगे मूव करते हैं, आखिरी टॉपिक की बात करते हैं। इसी के साथ आइडिया है कि डिस्ट्रक्टर का, ठीक है। अगेन एक और स्पेशल फंक्शन मेंबर फंक्शन जिसका नाम है डिस्ट्रक्टर। वो क्या करता है, ये हर क्लास के लिए कंपाइलर आपके लिए लिख देता है, हर क्लास के लिए, ठीक है। हर क्लास के लिए एक कंस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रक्टर जो है वो, सर एक सवाल है। जी 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 कर रहे हैं प्लीज। सर एक कंस्ट्रक्टर को उसी क्लास के अंदर कॉल कर सकते हैं? सॉरी एक कंस्ट्रक्टर को उसी क्लास के अंदर कॉल हो सकता है वो, अगर कंस्ट्रक्टर बना होगा एक देखें, आप एक्सप्लिसिटली उसे कॉल नहीं कर सकते। एक जगह होगी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एट द टाइम ऑफ, एक अहम बात आपने ज़हन में रखनी है, इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, ठीक है। इट इज जनरली कॉल, मतलब ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर ही कॉल कर रहा होता है। क्या हम भी कॉल कर सकते हैं? मैं आपको वो स्टेप बताऊंगा एक, लेकिन लेटर ऑन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, वो क्या है, इट इज कॉल्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन बस, और ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। और हम क्या कॉल कर सकते हैं, वो एक पॉइंट आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह लेटर ऑन, जब उस वाले टॉपिक पे हम आएंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए कि कंपाइलर खुद ब खुद कंपाइलर ही कॉल कर रहा होता है, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट वो खुद ही लिखता है कि हम जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाता है, ठीक है। और कोई सवाल जी?
चलें जी, डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये भी एक मेंबर फंक्शन है। इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट एंड द फ्री रिसोर्सेज व्हेन दे गो आउट ऑफ द स्कोप। ये इसका मकसद है। क्या मतलब, देखें जरा, हर क्लास का डिस्ट्रक्टर कंपाइलर खुद लिख देता है, लेकिन कुछ क्लासेस के लिए, जैसे मैंने लास्टली आपको एक होमवर्क दिया हमने आपको कि रेक्टेंगल की क्लास बनाएं, उसका कंस्ट्रक्टर नहीं आपने लिखा, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, सेटर के थ्रू आपने वैल्यू रखवा दी उसके अंदर ना। इसी तरह से उसका डिस्ट्रक्टर भी नहीं आपने लिखा, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। इसी तरह से बैंक अकाउंट के नाम से एक क्लास है, उसका भी ना तो कंस्ट्रक्टर आपने लिखा, कंस्ट्रक्टर आप लिख सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रक्टर आपने लिखा भी नहीं है। लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं जिनका डिस्ट्रक्टर लिखना इंतहाई जरूरी है कंपाइलर के यूजर्स के लिए, प्रोग्रामर के लिए। बता सकते हैं वो कौन सी एग्जांपल है जहां डिस्ट्रक्टर लिखना जरूरी है? शाबाश, आप है किसी को सेंस या अभी सर आप समझ? डायनेमिक ये जहां पे भी पॉइंटर की बात होगी ना, डाटा मेंबर, जब भी आपका कोई पॉइंटर हो गया, कहने का मतलब है पॉइंटर मतलब क्या, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की है आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर। अगर आपने डायनामिकली मेमोरी एलोकेशन की है, यानी कि आपके ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट डायनामिकली हो रहा है, तो उसे भाई डिस्ट्रॉय भी तो करना है ना। तो डिस्ट्रॉय करने की कौन सी जगह है हमारे प्रोग्राम के अंदर, हमारी क्लास के अंदर, कौन सी ऐसी स्पेस है, कौन सा ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसके अंदर हमें डिस्ट्रॉय करने वाला या मेमोरी को रिटर्न करने वाला, डिलीट करने वाला कोड लिखें, तो वो है हमारा डिस्ट्रक्टर का। तो अभी देखें, मैंने अपने जो स्टूडेंट क्लास का जो नेम के नाम से एट्रीब्यूट बनाया है वो पॉइंटर है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर या मैं सेटर के अंदर भी डायनामिकली मेमोरी क्रिएट कर रहा था, तो अब मैं उसे डिस्ट्रॉय भी तो करना चाहूंगा। अगर नहीं करूंगा तो मेमोरी लीकेज होगी, तो वो कोड मैं कहाँ लिखूंगा? वो मैं डिस्ट्रक्टर के अंदर लिखूंगा। एक तो इसकी मोटिवेशन की बात ये होगी, ठीक है, कि इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द मेमोरी या रिसोर्सेज को वापस आप जब भी करने की बात होगी, वो सारे रिसोर्सेज आप डिस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे होंगे। अच्छा, अगली बात, इसकी कुछ प्रॉपर्टी की बात। इसका नाम बिल्कुल क्लास की तरह का होता है, लेकिन ये कंस्ट्रक्टर कैसे ऐसा फर्क है कि इसके साथ आप टिल्डी या टिल्डा साइन जो है ना वो लगा लेते हैं, जैसे आपको यहां मैं शो कर रहा हूं। अगेन इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसको कोई आर्गुमेंट ना तो इसे कोई आर्गुमेंट पास करेंगे, ना इसकी कोई रिटर्न टाइप होगी। कंस्ट्रक्टर के केस के अंदर हमने देख लिया था, उससे हम आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं थी, इसकी भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। और दोबारा अगली बात, ये भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। कब कॉल होता है? जब भी ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा। स्टैक पे बनाया है, स्टैक से जब भी आप स्टैक की मेमोरी खाली होगी तो ऑटोमेटिकली ये कॉल हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये हमने देखा भी है। इसी तरह से ओनली डिस्ट्रॉय ओनली वन कंस्ट्रक्टर, एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ओवरलोडेड नहीं हो सकते, ठीक है। और एक बात, ये बात तो आपने